Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next chapter, okay, that is carbon and its compounds for class 10th CBSE NCERT chemistry का NCERT साइंस का एक्चुअली ये केमिस्ट्री पार्ट अभी मैं बता रहा हूँ और चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर में इस सीरीज़ में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये चैप्टर 4 का जो है आपका फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा और आप लोगों को अगर एक बार ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो आई एम डैम श्योर दैट यू विल स्टार्ट लविंग दिस कार्बन एंड इट्स रिलेटेड चैप्टर्स। ठीक है, इन फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। सो लेट्स बिगिन द स्टार्ट कार्बन। चलिए, कार्बन क्या है? चलिए, कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है, सबको पता है। कार्बन इज एन एलिमेंट। और अगर आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। ठीक है, क्या हम कार्बन को देख सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स वी कैन सी कार्बन। हम कार्बन को नहीं तो कार्बन से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको आपस में हम देखते हैं। हमारे चारों तरफ, आप अराउंड यू अगर स्टार्ट लुकिंग एट ऑल द थिंग्स मटेरियल्स, देन यू विल सी all the things, okay, all the things, और you can say most of the things are made up of carbon। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए। अगर आपको फैन दिखता है तो फैन के अंदर कोई भी प्लास्टिक आइटम होगा, कार्बन का बना हुआ है। आपका मोबाइल है, कार्बन का बना हुआ है। आपका लैपटॉप कार्बन से बना हुआ है। कोई भी चीज़ ऐसी जो आप सोच सकते हैं, ठीक है, उनमें सभी में ज़्यादातर में कार्बन है। लेकिन क्या आपको पता है, डू यू नो दैट अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? अर्थ क्रस्ट में कार्बन का जो परसेंटेज है दैट इज़ वेरी लेस। अर्थ क्रस्ट में कार्बन का जो परसेंटेज है वो होता है 0.02%। दिस इज़ वेरी लेस। लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स मिलियंस ऑफ मिलियंस। ठीक है, इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो इस कार्बन में ऐसा क्या खास है? व्हाट इज़ स्पेशल? इस कार्बन में ऐसा क्या खास है? ठीक है, ये जो कार्बन है 0.02% जो मिलता है अपने को अर्थ क्रस्ट में, ये भी किसकी फॉर्म में मिलता है? आपको जो है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं उनके फॉर्म में भी मिलता है। बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं उनको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट जो होते हैं उनको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिल सकता है आपको? कोयल, जो आपका कोयला होता है उसमें मिलता है, और आपका जो पेट्रोलियम है उसमें आपको ये मिलता है। सो दीज आर सम सोर्सेस विच कंटेन दिस कार्बन। इतना कुछ है, फिर भी कार्बन का जो परसेंटेज है अर्थ की क्रस्ट के अंदर बहुत ही कम है। बट कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एक और एग्जांपल है इसमें इम्पोर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी जो क्वांटिटी है वो नेचर में होती है 0.03। एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में दैट इज़ इक्वल टू 0.03। ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों इक्वली होते हैं, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस कार्बन की जो अमाउंट है, कार्बन जो है नेचर के अंदर इतना कम है, लेकिन इसके कंपाउंड्स जो हैं अगर आप उनकी बात करें तो इतने सारे इसके कंपाउंड्स हैं। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बन के हैं। तो ऐसा क्यों? ये जो क्यों है, वाई, इस वाई का आंसर पता करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पीछे कहाँ? मेरे पीछे नहीं, आपके नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस नॉलेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। आयनिक बॉन्ड जो होता है उसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। आयनिक बॉन्ड क्या होता है पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है,
आयंस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है और वो जो आयंस के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या करता है, इन आयंस को पास में लाता है, ठीक है। और पास में लाने के बाद में इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो होता है, अट्रैक्शन जो होता है वो लेके आता है इनको खींच के, और एक बॉन्ड हम जिसको डिफाइन करते हैं बॉन्ड की फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाता है। दिस इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अगर आयनिक बॉन्ड के या आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात कर लेते हैं, यहीं पर आप आयनिक कंपाउंड्स की भी बात कर सकते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास में सोडियम है प्लस आयन, क्लोराइड है माइनस आयन, बनता है यहाँ से सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, दैट इज फॉर्म्ड बाय आयंस। ऐसा कंपाउंड जो आयन की फॉर्मेशन से बनता है, आयंस के फॉर्मेशन से, सॉरी आयंस के बीच में रिएक्शन या इंटरेक्शन से बनता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। इनकी जो रिएक्शन होगी तो उससे बनेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ये भी आयन है, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, आयन है। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, Mg2+, ये भी क्या है, एक आयन है। ऐसे ही आप पोटेशियम क्लोराइड की बात कर सकते हो, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ये सब के सब जो हैं वो एग्जाम्पल हैं किसके, आयनिक कंपाउंड के, आयनिक कंपाउंड के। अब आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके बारे में तो आप लोग सभी जानते ही हैं। इनका जो MPBP होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड बॉइलिंग प्रेशर, ब्लड प्रेशर नहीं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये इनकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, आप अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड के लिए अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड के लिए जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 800 डिग्री C, 800 डिग्री C, बहुत ज़्यादा है। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका पोटेशियम क्लोराइड का भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है, लगभग मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 700 डिग्री, ठीक है, 700 डिग्री। यानी आयनिक कंपाउंड्स का जो ये मेल्टिंग पॉइंट है, अगर मेल्टिंग पॉइंट इतना है तो बॉइलिंग पॉइंट तो और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो लिक्विड बनाने के बाद में आता है। तो किसी सॉलिड को आप पहले लिक्विड बनाएंगे तो उसको हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, फिर उस लिक्विड को और आपको करना है क्या, हीट करने से वो क्या करेगा, बॉयल करेगा, देन इट कम्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू तो और भी ज़्यादा होगी इनके लिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, अगर आप इनकी बात करें कि ये ऐसा क्यों करते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, तो सिंपल सा रीज़न यहाँ पर ये है कि ये जो आयंस होते हैं, इन आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, इफ़ वी आर हीटिंग अ सॉलिड सब्सटेंस, देन व्हाट हैपेंस, जो उस सॉलिड सब्सटेंस के जो कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे सेपरेट होते हैं। सेपरेट इन द सेंस उनके बीच का डिस्टेंस दूर होता है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको दूर करने में बहुत ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत होती है, दैट इज़ वाई इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एंड लिख दीजिए, और नहीं एंड हीट। अब इसका क्या मीनिंग होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आप लोगों ने देखा ही होगा चैप्टर, अभी जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स थे उनमें हमने देखा था, जो पीएच वाला जो एसिड बेस वाला चैप्टर था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो आयंस होते हैं, आयंस वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है दैट इज़ ड्यू टू दो वजह से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और या फिर ये होता है ड्यू टू आयंस, आयन की वजह से। व्हेन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग देन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग,
इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग। तो ये तो हमें पता है, इस बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कार्बन के कंपाउंड्स की और उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखिए आपकी बुक के अंदर एक टेबल गिवन है, टेबल 4.1, टेबल 4.1, ठीक है। और उसके अंदर क्या है कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और आपको ये भी बताया गया है कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स हैं उनके कुछ के एमपी और बीपीज़ की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एमपी एंड बीपीज़ की वैल्यू गिवन है। आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इनका केमिकल फॉर्मूला याद रखना है। एसिटिक एसिड, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COH। और अगर आप इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो ये है 290 K फॉर केल्विन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू मैंने लिखी है ये क्या है, डिग्री सेल्सियस। If you want to convert this degree Celsius into Kelvin, then you have to add 273. Okay, then it becomes 1073 K, ठीक है। एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है कितना, 290 K। फिर आता है आपका क्लोरोफॉर्म भी क्या है, एक कार्बन का बना हुआ कंपाउंड है। सी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये रहा सी, ये सी नहीं है, ध्यान रखना, ये Cl है। इसमें यहाँ पे C है और यहाँ पे C है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए 209 K। और नेक्स्ट जो एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है वो है इथेनॉल को हम कैसे लिखते हैं, CH3CH2OH। ये है आपका इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अगर आप इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वो आता है 156 K फिर से केल्विन वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एग्जांपल गिवन इन द बुक इज मीथेन। और मीथेन जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 94 K। ये तो है इनके मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं इनको, अगर आप कंपैरिजन करके देखिए इसके साथ, ये एक आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। और ये जो कंपाउंड है ये हैं सब के सब कोवेलेंट कंपाउंड, कार्बन के बने हुए हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है। अब ये कोवेलेंट क्या होता है उसी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि कार्बन के जो बने हुए कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, और जब आप यहाँ पर बीपी की बात करोगे तो बीपी की वैल्यू भी इनके वैल्यू से तो कम ही आएगी, इनका वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसका मतलब कम है और अपवर्ड एरो जो है उसका मतलब ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है? इस क्यों का आंसर जो है वो हमें बताएगा कार्बन, ठीक है। जो क्यों है इसका आंसर हमें कौन बताएगा, कार्बन। तो चलिए कार्बन के पास चलते हैं। देखिए कार्बन जो होता है इसके जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पुअर कंडक्टर, लेकिन एक एक्सेप्शन है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर। most of the carbon compounds are poor conductor. Of electricity and heat. ये इम्पोर्टेंट बात है कि कार्बन के जो ज़्यादातर कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन से बने हुए ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर का मतलब या तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, ओके, दे विल नॉट अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन इन दैम, या फिर क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। या हीट की बात करें चाहे से इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एक ही बात है, दोनों में सेम यही लॉजिक होता है। अब ये तो हो गया, लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या है, याद करना पड़ेगा आपको कि हमने पुरानी क्लासेस में, पिछली जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी वहाँ पर हमने पढ़ा था कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है।
वैलेंसी क्या होती है कि किसी एटम के द्वारा, किसी एलिमेंट के एटम के द्वारा कितने बॉन्ड्स बनाए जाते हैं, कितने बॉन्ड बनाए जाते हैं, या वो कितने दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, मीन्स दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट एंड दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, अब ये जो वैलेंसी होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस शेल क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे कार्बन के साथ में। तो चलिए देखते हैं। चलिए कार्बन की बात कर रहे थे हम। अब देखिए वैलेंस क्या होता है, पहली बात तो हमें वैलेंस के बारे में बात करनी है। वैलेंस क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैसे तो ये चीज़ें आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9th में इनके बारे में डिस्कस किया होगा। ठीक है, और वैलेंसी बोल दीजिए इसको, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस सेल, इनके बारे में हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं। ठीक है, कि वैलेंस क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, और इन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको लर्न करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल हम लेंगे पहले, सबसे पहले हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन जिसके बारे में हमें पता ही है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। जब आप इसको एक सिस्टमेटिकली ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हैं, ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन का एक स्कीमेटिक डायग्राम, एटम का, हाइड्रोजन के एटम का स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बाद में मैं मान लो बना लेता हूँ लिथियम का। भाई लिथियम का भी आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो इसके लिए हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे। और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास। ऐसे ही हम बनाते हैं मान लीजिए सोडियम के लिए। सोडियम का नंबर जो होता है वो होता है 11। ठीक है, सोडियम का नंबर कितना होता है 11। और इसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। ठीक है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 11। देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1, इसको हम लिखेंगे 1, इनको हम ऐसे लिखेंगे 2 8 1। ये कहाँ से आया, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 1 मोर हियर, दैट इज दिस वन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वैलेंस शेल की, हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस शेल की। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखिए इस न्यूक्लियस के चारों ओर, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो सर्कुलर पाथ जो होता है, इस सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं शेल। दिस इज कॉल्ड शेल। ठीक है, एक यहाँ पे शेल है, एक यहाँ पे शेल है, इसमें 2 शेल है। ठीक है, कितने शेल है इसमें, 2 शेल है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल। कितने शेल है इसके पास, 3 शेल। शेल क्या है, वह न्यूक्लियर पाथ, सॉरी वह सर्कुलर पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड शेल। अगर हम इनकी नोटेशन की बात करें तो फर्स्ट जो शेल होता है, जो सबसे नज़दीक होता है न्यूक्लियस के, ये जो पॉजिटिव साइन वाला जो मैंने बताया है, ये है न्यूक्लियस। सभी के अंदर ये पॉजिटिव साइन जो बनाया है ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता रहता है, और ये जो सर्कुलर पाथ है इनको हम बोलते हैं सेल। फर्स्ट सेल जो होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कभी भी। सेकंड जो सेल होगा उसको हम एल से डिनोट करते हैं, फर्स्ट को के, सेकंड को एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, आगे आपकी इच्छा बढ़ाते जाओ। ठीक है, ये बातें तो हम जानते हैं कब से, 9th क्लास से, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं वैलेंस शेल की। किसी भी एटम के अंदर जब आप ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर जो सबसे बाहर वाला जो ऐसा वाला दिखता है आपको, ये जो शेल है, इसको ही हम बोलते हैं वैलेंस शेल। दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल।
इसको ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर जो M वाला है, अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम के अंदर जो वैलेंस शेल है इसका नाम क्या होगा, M शेल। इन द सेम वे लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम के अंदर जो आउटर मोस्ट जो है शेल उसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल, और यहाँ पर वैलेंस शेल जो होगा वो कौन सा होगा, L वाला होगा, ठीक है। यानी कि L शेल इज द वैलेंस शेल इन केस ऑफ लिथियम, एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, ये जो K है पोटेशियम, यही इसका क्या है, वैलेंस शेल है। तो हमने वैलेंस शेल को डिफाइन कर लिया कि वैलेंस शेल क्या होता है। अब आती है बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। सिंपल सी लॉजिक है, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप बात करें सोडियम की, तो सोडियम के पास देखिए ये जो लास्ट वाला है, इसके अंदर लास्ट वाला मतलब जो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ओके। यानी कि न्यूक्लियस से जो सबसे ज़्यादा दूर जो शेल होता है, जिसको हम आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं, जिसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही नंबर जो है वो क्या होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आपसे पूछे कि सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आंसर आएगा आपका 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम इज़ 1। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 1 ही लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। इसकी भी बात कर लेते हैं हम लिथियम की। लिथियम के लिए देखिए आउटर मोस्ट शेल तो ये है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लिए कितना हो गया, 1, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास तो वैसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। अब ये वैलेंसी क्या है, देखिए वैलेंसी को एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे पहले, कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको हम बोलते हैं हीलियम। हीलियम के बाद में मैं बात करूँगा नियोन, नियोन के बाद में मैं बात करूँगा आर्गन, आर्गन के बाद में बात करूँगा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन, और जेनॉन के बाद में मैं बात करूँगा रेडॉन से, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब ये एग्जाम्पल्स मैंने क्यों लिए, क्योंकि ये एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका केमिकल रिएक्टिविटी जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, या जिनको हम बोल सकते हैं कि केमिकली ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। हीलियम के अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर दैट इज़ 2, नियोन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो 10, आर्गन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो 18, इसके लिए बात करें तो 36, जेनॉन के लिए बात करें तो हम 54, नेक्स्ट रेडॉन के लिए अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 86। ये कुछ एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इनकी क्या स्पेशल बात है, इनके अंदर क्या ऐसा स्पेशल है। तो देखिए केमिकली ये देखा गया कि हीलियम जो है, नियोन जो है, आर्गन है, ये क्या है, कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके साथ में केमिकल बिहेवियर इनका क्या होता है, ज़ीरो या नेग्लिजिबल, ऐसा इनको इंटरेस्ट ही नहीं है। यानी ये किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ में कंबाइन होना, रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, इनकी क्या वजह है ऐसी। तो ऐसा देखा गया कि इनके अंदर आउटर मोस्ट सेल में देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो 2 होते हैं या फिर क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर मैं सबके लिए पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आउटर मोस्ट सेल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में, किसमें, इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट सेल में। इसकी बात करें तो ये एक एक्सेप्शन है, हीलियम जो है वो एक एक्सेप्शन है। इसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल को हमने क्या नाम दिया अभी, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भी ये क्या है, नॉन रिएक्टिव है, इसको किसी दूसरे से मतलब नहीं है। नियोन की बात करें 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गन की बात करें 8 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स, जेनॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स, रेडॉन 8 इलेक्ट्रॉन, सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि
इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जिन एलिमेंट्स के पास अपने आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल, अगर वैलेंस शेल में जिन एलिमेंट्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल इन द सेंस कि उनका केमिकल बिहेवियर जो है वो क्या होता है, नहीं होता है, वो केमिकली इनर्ट होते हैं। तो इसलिए ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट एलिमेंट, इनको इनर्ट एलिमेंट भी बोलते हैं। इनको नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैसेस, क्योंकि ये सभी के सभी क्या हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनको नोबल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, नोबल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनको नोबल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनको नोबल और क्या बोलेंगे, इनको भी इनर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट, यस। इनको जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब ये जीरो ग्रुप क्या होता है, ये सब आप लोग क्लास 11th में बात करेंगे, या सॉरी नॉट क्लास 11th, हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स भी बोला जाता है इनको। किनको, इन सभी को, ये जितने भी जो मेंबर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ये सब के सब, ठीक है। तो इनमें क्या देखा आपने, जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट डिड दे ऑब्जर्व, देख क्या देखा उन्होंने कि जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स, उनका केमिकल जो है कैपेसिटी, केमिकल बिहेवियर, केमिकल नेचर जो है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, यानी कि कंबाइनिंग करने की जो उनकी कैपेसिटी है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका केमिकल बिहेवियर, केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाता है या बिल्कुल ही कम हो जाता है, ठीक है। इनकी बात तो हो गई है ना। अब हम इसकी बात करते हैं, चलिए सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम की बात करते हैं। सोडियम है, इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रखता है, जिसके पास इतना इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो तो होता है स्टेबल, ठीक है। इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है, ये है अनस्टेबल। अनस्टेबल और स्टेबल में डिफरेंस होता है रिएक्टिविटी का। जो स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 और जो अनस्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी फिर उसकी, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी तो है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम भी चाहता है कि मैं कैसे भी करके स्टेबल हो जाऊं, सोडियम भी चाहता है कि मैं कैसे भी करके स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा ये, अगर ये मान लीजिए इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है कि चलो भाई ये मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सोडियम जो बोलेगा ऐसा 11 है, 2 8 1, ये तो है इसका इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को निकाल देता है, ले लो भाई। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज आने के साथ साथ में क्या हो गया, अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये हो गया अब स्टेबल, क्या हो गया ये, स्टेबल, ठीक है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन ही इसकी क्या है, वैलेंसी है, +1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1, ठीक है। लिथियम की बात कर लेते हैं, चलिए लिथियम की बात करते हैं। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी देखिए 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम भी चाहता है कि मुझे स्टेबिलिटी मिले, मैं भी बनूँ स्टेबल, सभी स्टेबल बनना चाहते हैं। मैं स्टेबल ऑलमोस्ट बन गया हूँ और आप लोगों को स्टेबल बनना है। आप लोगों को स्टेबल किस सेंस में बनना है, आप लोग पढ़ाई करेंगे, फिर आपको अच्छी सी जॉब मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी के बाद अच्छी छोकरी मिलेगी, या जो भी है, छोकरी या छोकरा जो भी है, तो उसके बाद में क्या होगा, आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगा। तो ये लिथियम जो है ये भी चाहता है कि भाई मैं क्यों नहीं स्टेबल बनूं, मैं भी चाहता हूं स्टेबल बनना। चलिए लिथियम क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता, तो अब इसके बाद में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ही बचा। 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि ये तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, अब लिथियम के ऊपर लिथियम प्लस। तो जैसा सोडियम ने किया वैसा ही लिथियम ने किया।
और भी ऐसे भाई हैं इनके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ये सब इनके ही भाई हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दें, डोनेट कर दें, तो इनके पास आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे कि लिथियम प्लस, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे कि सोडियम और उसके बाद वाले मेंबर्स। तो ये +1 क्या है, वैलेंसी है किसकी, सोडियम की, या सोडियम के ग्रुप के मेंबर्स की। ठीक है, ये भी सही है, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, और वो है एग्जाम्पल मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो सभी को पता ही है, आपको पता ही होगा 282 ऐसा होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अगर हम इसको डायग्राम की हेल्प से बना के देखें तो डायग्राम बनाने के लिए देखिए सबसे सेंटर में आपको बनाना पड़ेगा न्यूक्लियस, दैट इज़ डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन। न्यूक्लियस जो होता है उसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, और इसके न्यूक्लियस के चारों ओर जो है हम क्या करते हैं, सेल बनाते हैं जो कि सर्कुलर पाथ में होते हैं। फर्स्ट सेल जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया आपने। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। फिर एक और बच गया सेल, उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। या तो इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा। अगर कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो खुद जो है वो भिखारी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बेगर है, भिखारी है, अगर उसको कोई अपना सारा पैसा दे दे, मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको ज़्यादातर प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर दे, तो फिर क्या होगा, जो देने वाला है, जो रिच पर्सन है, वो खुद बेगर बन जाएगा। तो मैग्नीशियम को 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा। ठीक है, मैग्नीशियम एक क्या है, यहाँ पर ज़रूरत है उसको, मैग्नीशियम को 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, लेकिन कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो चलिए मैग्नीशियम क्या करता है फिर इलाज, मैग्नीशियम क्या करता है कि मैग्नीशियम ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इन दोनों को ही बाहर निकाल देता है। चलिए यहाँ से हटाइए, जब मैग्नीशियम के ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 28 का मतलब ये है कि अब इसका जो ये बाहर वाला शेल जो है था ये हो गया ख़त्म। अब इसके पास बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 8 इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी 8 है, और यहाँ पे जो बना हुआ है स्ट्रक्चर सर्कुलर पाथ सेल का, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। सो ये जो मैग्नीशियम है अब ये बन गया है मैग्नीशियम 2+, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया स्टेबल, किसके जैसा, उनके जैसा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन की, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे, जिसके लिए हमें बात करनी है, हमारे इम्पोर्टेंट सबसे ख़ास कार्बन की बात। ठीक है, तो कार्बन की बात करने के लिए हम करते हैं स्टार्ट। चलिए कार्बन की बात करते हैं कि भाई कार्बन के पास क्या ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले कार्बन की बात करें तो कार्बन से बात करने के लिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा हम डायग्राम बना के देखते हैं कार्बन के लिए। तो ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम, ऐसा वाला इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है, और इस इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये तो है इसका न्यूक्लियस, ये तो क्या है कार्बन का न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, उसमें हमें याद रखना है कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स का जगह है, इलेक्ट्रॉन्स का घर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसके पास ऐसा कुछ व्यवस्था होता है 2-4। देखिए यहाँ पे ये तो है अंदर वाला सेल, अंदर वाला सेल का मतलब के सेल। ठीक है, और के बाद में सेकंड वाला सेल है एल सेल। ठीक है, तो के सेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कार्बन की भी इच्छा है, कार्बन भी चाहता है कि भाई मैं भी स्टेबल बनूं, किसके जैसा, नोबल गैसेज के जैसा, उनके जैसा मैं भी बनूं। ठीक है, चलिए कार्बन के लिए भी कुछ देखते हैं, व्यवस्था करते हैं।
कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कार्बन के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होगा, ठीक है। दोनों की अलग अलग कहानी होगी। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है कि इसको किसी ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो देखिए इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, पहले से नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भी कार्बन के पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसमें से आप प्रोटॉन्स को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए, या सिंपल मेथड से हम ऐसा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन देखिए, अब 6 प्रोटॉन है और अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, बोलिए 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 जल्दी से, ये हो गया 10। अब देखिए 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या दिक्कत होती है कि प्रोटॉन जो है आपका, जिसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज वाला है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेगा। इसको मैं डेली लाइफ के एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मानना क्या है, ही ना, कोई डाउट है, हूँ, ओके। मेरी क्लास की कैपेसिटी है एक क्लास की कि मैं एक अगर हूँ अकेला तो मैं ऑलमोस्ट 40 बच्चों को या 100 बच्चों को क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे एक ऐसी क्लास में भेज दिया जाए जिसके अंदर 500 बच्चे हैं, 500 स्टूडेंट्स, एक क्लास जिसमें 500 स्टूडेंट्स है और जिसके अंदर एक ही टीचर है, ओनली वन। सोच के देखिए, इज़ इट पॉसिबल, क्या मेरे लिए ये संभव होगा कि मैं उन सभी को कंट्रोल कर पाऊँ, नहीं। तो सेम कहानी यहाँ पर भी है। यहाँ पर प्रोटॉन तो है 6, और ये जो 6 प्रोटॉन है ये पहले तो क्या था, 6 इलेक्ट्रॉन पर कंट्रोल कर रहे थे, तब तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब जब इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो इनके लिए इन इलेक्ट्रॉन्स पर कंट्रोल रखना मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए इनकी बात करते हैं। अब 6 प्रोटॉन है और मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यस, आराम से 6 टीचर हैं और 2 बच्चे हैं, अच्छे से कंट्रोल करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, यानी कि इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो इसलिए प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी एटम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो एनर्जी है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमने तो कार्बन के दोनों ही रास्ते बंद कर दिए। यानी कि दोनों रास्ते कौन से बंद कर दिए हमने, न तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा और न कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा। फिर क्या करे बेचारा कार्बन, फिर क्या करे कार्बन। अब आता है कार्बन के पास एक बीच का रास्ता, ठीक है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कार्बन जो है वो क्या करे, किसी दूसरे कार्बन के एटम के साथ या किसी दूसरे अनोदर एलिमेंट के एटम के साथ में जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनको शेयर कर ले। शेयर करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए शेयरिंग का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ओके, आपको कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस में आपको 1 लाख रुपए चाहिए। क्या चाहिए, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस यू नीड 1 लाख रुपीज़, ओके, बट यू हैव ओनली 50,000 रुपीज़। आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप किसी से 50,000 रुपये ले लो, या ठीक है, तो अब आपको कोई 50,000 रुपये देने को तैयार नहीं है, या आप किसी को 50,000 रुपये दे दो। ये वाली जो दोनों बातें हैं। तो अगर आप 50,000 रुपये किसी को दे दोगे तो फिर आप क्या स्टार्ट करोगे, कुछ नहीं। तो बिजनेस में
50,000 रुपये लेना और देना तो पॉसिबल नहीं हुआ, कोई आपको 50,000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है। नो वन इज़ रेडी टू गिव यू 50,000 रुपीज़। ओके, इट इज़ ए वेरी बिग अमाउंट। फिर क्या करें? तो फिर हम एक ऐसा आदमी ढूंढते हैं, एक ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो क्या कर सकता है, आपके साथ में बिजनेस करने के लिए तैयार है। ठीक है, आपके पास 50,000 है, उसके पास में भी हो सकता है 50,000 हो। अगर उस एक के पास में 50,000 नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 2 लोगों को ढूंढ लेंगे जिनमें से एक के पास 25 होगा, एक के पास 25 होगा। तो 2 लोग मिलकर उस बिज़नेस को, यानी कि 2 वो हो गए और एक अपन खुद हैं, तीनों लोग मिलकर अब उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मनी को शेयर किया, उन्होंने मनी को शेयर किया, तीनों ने मिलकर एक जगह पे मनी को कलेक्ट किया, तो इकट्ठा हो गया 1 लाख रुपीज़ और हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कार्बन भी तो ऐसा कर सकता है ना, करता भी ऐसा ही है। कार्बन भी क्या करता है, अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं, 1 2 3 4, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, इनको क्या करता है, किसी दूसरे एटम के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ या कार्बन के साथ, हो सकता है कार्बन के साथ में भी कर ले, तो इनके साथ में क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। ठीक है, और ऐसा शेयर करने के बाद में फिर वो क्या करता है, एक बिजनेस स्टार्ट करता है। अभी उस बिजनेस को हम यहाँ बोलेंगे बॉन्ड, करेक्ट। तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने किया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद में कार्बन ने बना लिया बॉन्ड, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। कार्बन ने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया किसी दूसरे एटम के साथ में, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा जो बॉन्ड बनता है, क्या उस बॉन्ड का नाम है? तो ऐसा जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो आपको इसका आंसर पता होना ही चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे जो बॉन्ड होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका शेयरिंग होता है 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में, तो ऐसे जो बॉन्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे बॉन्ड से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। कार्बन के पास में भी ऐसी बहुत कैपेसिटी है, कार्बन के पास में भी ऐसी बहुत कैपेसिटी है। ऐसी बहुत कैपेसिटी का मतलब क्या है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर कर सकता है किसी 4 के साथ। तो जो कार्बन की ये जो कैपेसिटी होती है जिसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। ध्यान रखिएगा, टेट्रा वर्ड जहाँ पर भी आता है उसका मतलब होता है 4। वैलेंसी तो हम बता ही चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन की ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शेयर करने के लिए होते हैं और इनको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अब फिर से हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, क्योंकि अभी भी हमारे कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो दिमाग के अंदर नहीं घुसा होगा अच्छे से इन द सेंस कि हमें कुछ एग्जांपल्स देखने होंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे हम। ये है हमारा प्यारा हाइड्रोजन, सबसे छोटा, सबसे छोटा एंड खोटा, क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं ना, जैसे जो छोटे लोग होते हैं वो क्या होते हैं, नोटी होते हैं। नोटी मतलब खोटा बोलते हैं ना, जो छोटा होता है वो खोटा होता है, खोटा का मतलब नोटी। ठीक है, ये है हमारा हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप क्रॉस का यूज़ करो या फिर आप डॉट का यूज़ करो। यहाँ पर मैं एक डॉट बना देता हूँ। ठीक है, ये जो डॉट है ये क्या इंडिकेट करेगा कि हाइड्रोजन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के जैसा ही एक और एटम मिल गया। हाइड्रोजन को
हाइड्रोजन के जैसा ही एक और एटम मिल गया, और वो जो एटम है उसके पास में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, कंफर्म है, क्योंकि दोनों भाई हैं, एक जैसे भाई हैं, सगे भाई हैं, दोनों एक जैसे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन दोनों ही खुश नहीं हैं, दोनों ही खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? क्योंकि उनके पास आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, और एक एक इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं वो खुश नहीं होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन वाले खुश नहीं होते हैं। क्या करें? ये हाइड्रोजन के पास क्या ऑप्शन है? ये दूसरे हाइड्रोजन एटम को बोलता है, हाइड्रोजन एटम आपस में बातचीत करते हैं कि भाई देख, सीधी सी बात ये है कि न तो तेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और न मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और मैं भी खुश नहीं हूँ, तुम भी खुश नहीं हो, क्यों ना हम दोनों मिल जाएं, दोनों क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लें। इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के पास में, और दूसरा एटम अब पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने पास में बुला लेते हैं, और इस तरह से एक शेयरिंग कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर में जो बीच वाला एरिया है उसमें क्या किया इन्होंने? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लिया। क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लिया, और इस स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनका क्या किया इन्होंने? शेयरिंग किया है। ठीक है, ये तो था एटम, ये भी क्या है? एटम। लेकिन अब ये दोनों तो पार्टनर बन गए, दोनों क्या बन गए? पार्टनर बन गए, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो अब ये बन गए हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंगल था तब तो एटम थे, कोई नहीं जानता था, लेकिन अब बन गए हैं पार्टनर बिजनेस में। बिजनेस कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड का। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, जब हम हाइड्रोजन को बॉन्ड से शो करते हैं, तो जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है, वन इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है, देखिए वन इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब दो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है, तो उसमें हम एक डैश यानी कि एक हाइफन लगा देते हैं। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल है ये? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ऐसा ही एग्जाम्पल एक और देखते हैं। अब की बार हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। किसकी बात करेंगे हम? ऑक्सीजन की बात करेंगे। ये है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सभी लोग जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रेस्पॉन्स का, कि ऑक्सीजन के पास इसके आउटर मोस्ट शेल में नहीं, ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो चलिए, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बता दिया है। ऑक्सीजन जो है इसके पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए, इस बार मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करने के लिए एक्स का यूज़ कर रहा हूँ। एक सिंबल है एक्स। ठीक है, ये है ऑक्सीजन का एक एटम। खुश नहीं है, बहुत नाखुश है, बहुत ही अनहैप्पी है। क्या करें बेचारा। एक और ऑक्सीजन का एटम है, इसी का भाई है, इसी का सगा भाई है, रियल ब्रदर है। उसके पास में भी क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। वो भी इसकी तरह खुश नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन का दूसरा भाई जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या है? इसकी तरह ही है, लेकिन खुश नहीं है। क्या करें? ठीक है, तो आपस में बातचीत करते हैं कि भाई चलिए, मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आई नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सेम टाइम पे ये भी बोलता है कि भाई मुझे भी तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मैंने कब कहा कि ज़्यादा चाहिए। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्यों ना हम 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लें, 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं। चलिए, तो ये इन्होंने कर लिया 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। ठीक है, आप साइज़ पे मत जाइएगा, साइज़ जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। अब इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन्स का। और ऑक्सीजन के पास कितने बच गए खुद के इलेक्ट्रॉन? ये 4, और ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास में ये 4 बच गए। अब देखिए, किसी एक सर्किल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन है,
इसके पास में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन है। दोनों का काम हो गया, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और दोनों खुश, दोनों बहुत खुश। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब क्या बन गया, पहले तो ये थे एटम, अब ये बन गए हैं बिजनेस पार्टनर, और बिजनेस पार्टनर बनने के बाद में अब इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। नाउ दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, बन गए मॉलिक्यूल। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ। आपसे पूछे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि इस ऑक्सीजन के हैं या इस ऑक्सीजन के, नहीं, ये 4 इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं। ठीक है, तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या किया, शेयरिंग किया। जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है तो उस कंडीशन में हम दोनों के बीच में 2 लाइन खींच के ऐसा बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड बनता है। क्या बोलते हैं इसको हम? डबल बॉन्ड। 2 बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के केस में तो एक ही बना था, सिंगल बॉन्ड, 2 बने डबल बॉन्ड। क्या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है? क्या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो सकता है? देखते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक हमारे पास में सोडियम नाम का एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन नाम का एक एलिमेंट है। सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये मैंने एक नाइट्रोजन का एटम बनाया है। नाइट्रोजन का ये क्या है? एटम है, जिसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए हैं। एक और है नाइट्रोजन का ही भाई, सेम एक्सा का ऐसा ही, छोटा बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो नाइट्रोजन का दूसरा भाई बनाया है, इसके पास में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के 2 एटम है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों के पास में ही 5-5 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ही खुश नहीं हैं, दोनों ही दुखी हैं, अनहैप्पी है। क्यों? बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है इनके आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी और उसके पास में भी, दोनों ही खुश नहीं है। क्या करें? तो चलिए इन दोनों के आपस में बातचीत करा देते हैं। दोनों की बातचीत होती है। एक बोलता है कि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, दूसरा बोलता है कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं तो खुद ही ऑलरेडी परेशान हूँ, मेरे को तो खुद को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, लेकिन देने के लिए कोई तैयार नहीं। दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं है। क्या करेंगे फिर? चलिए फिर एक काम करते हैं, इनकी आपस में बातचीत करा देते हैं। और बातचीत इन द सेंस कि अब एक काम करते हैं, न तुम्हें देना न मुझे देना, हम 3-3 इलेक्ट्रॉन जो है उनकी शेयरिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं? 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद में टोटल जो है वो कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा देखते हैं। ये नाइट्रोजन है, अब इसके पास में जो है 2 इलेक्ट्रॉन बचा है खुद का, 3 इलेक्ट्रॉन का तो इसने शेयरिंग कर लिया, और ये इधर नाइट्रोजन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, किसी भी एक सर्किल में आप काउंट करके देख लीजिए, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। किसी भी एक सर्किल में इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है। दोनों खुश। क्यों? क्योंकि दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ? 3 का। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ। ऐसी जो कंडीशन होती है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ये नाइट्रोजन और इनके बीच में 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ऐसे जो बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसमें ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बिना सोचे समझे। नाइट्रोजन। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बिना सोचे समझे। ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड वाले तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए, जिनमें 3-3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर का शेयरिंग होता है ना, वो बड़े बिजनेसमैन, और जिनमें 1-1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है वो छोटे बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, बस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे कार्बन की, कि भाई कार्बन भी तो ऐसा कर सकता है ना, कार्बन को क्या प्रॉब्लम है? तो चलिए कार्बन की बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू tomorrow, that is next day. So till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.